गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम 7th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हमने मानचित्र के माध्यम से देखा था कि हमारा जो फर्स्ट मानचित्र था और सेकंड मानचित्र था, यानी पहला मानचित्र हमारा 1154 का था और दूसरा यानी 1720 का था, यानी 600 वर्षों में जो अंतर आया था तो हमने उनके बारे में जाना था। तो ऐसे ही शब्दावली के बारे में भी पढ़ा था कि ऐसे भी शब्द थे कि शब्दों में भी समय के अनुसार बहुत परिवर्तन आया था। जैसे कि हमने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ पढ़ा था कि जो मिनहाज ए सिराज थे उसके अनुसार हिंदुस्तान क्या था और अमीर खुसरो के अनुसार क्या था, और ये हमने यानी पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे बेटा हमें इतिहासकार और उनके यानी स्रोत। सबसे पहले मैं ये एक टॉपिक बता देती हूँ बेटा कि जैसे हमने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ पढ़ा था, ऐसे ही भाषा और शब्द परिवर्तन को समझने के लिए एक विदेशी शब्द को और समझे आप। विदेशी शब्द एक अन्य उदाहरण है। आज हम देशी और विदेशी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीयता के लिए करते हैं। यानी अगर हम आज देखें तो बेटा विदेशी शब्द का प्रयोग हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो यानी दूसरे देश से हमारे देश में आया हो, हम उसके लिए आज के दिन यानी विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु अतीत में यानी प्राचीन समय में या पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय इस शब्द का प्रयोग अनजाने व्यक्ति के लिए यानी जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उसके लिए भी विदेशी शब्द का प्रयोग होता था, और इस प्रकार के अनजाने व्यक्ति को उस समय में परदेशी या अजनबी कहा जाता था। हिंदी में परदेशी कहा जाता था अनजाने व्यक्ति को, और फारसी भाषा में उसको अजनबी कहा जाता था। अतीत में अपने से अलग सामाजिक या संस्कृति यानी जो अतीत में हमारे समाज से या हमारी संस्कृति से भी जो व्यक्ति अलग था यानी हमारे साथ मेल जोल नहीं खाता था, उसकी संस्कृति अलग थी, तो उस व्यक्ति को भी विदेशी कहा जाता था। और इस शब्द का प्रयोग अन्य ग्रामवासी के लिए यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव का है, किसी दूसरे शहर का है, या वनवासी के लिए भी यानी जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके लिए भी विदेशी शब्द का प्रयोग होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो ये बेटा इस उदाहरण के माध्यम से यही समझाया है कि यानी प्राचीन समय में और अब के समय में भी यानी शब्दावली में भी अंतर आ गया है कि विदेशी शब्द पहले किसके लिए किया जाता था यूज, और आज हम विदेशी किस व्यक्ति को कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है इतिहासकार और उनके स्रोत। जैसे कि इतिहासकार किसी युग का जब भी अध्ययन करते हैं, इतिहासकार होते हैं जो इतिहास यानी अतीत की या पुराने समय की जो लोग खोज करते हैं। तो मैंने आपसे बुक स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि जो हमारा यो हिस्ट्री की बुक है इसमें 700 से 1750 ईस्वी के यानी 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। तो इस काल में लोग यानी इतिहासकार स्रोत कैसे ढूंढते थे, यानी स्रोत होता है किसी चीज़ का सबूत, यानी कैसे ढूंढते थे। तो जैसे कि हमने इसमें हम पढ़ेंगे इतिहासकार यानी और उनकी खोज की प्रकृति क्या है उसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के जैसे पिछली क्लास में गुप्त वंश के राजा गुप्त वंश वाले राजा के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर यानी जैसे मैंने बता दिया मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, और इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का यानी सहारा लेते थे वो क्या हैं, जैसे सिक्के हैं, शिलालेख हैं, भवन निर्माण हैं या लिखित सामग्री है, इन पर निर्भर करता है। यानी इनके माध्यम से यानी जहाँ पर जिस प्रकार से सिक्के मिले उनके आधार पर हम कह सकते थे। जैसे एक समय था जब मुगल बादशाह का यानी सिक्के चले थे, तो उस आधार पर हम कह सकते थे कि इस समय पर मुगल बादशाह का राज है। शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखे जो लेख होते हैं उनको बोलते हैं भवन निर्माण, यानी भवन किस पुराना भवन है या किस विशाल भवन है उसके बेस पर भी हम पता लगा लेते थे। लिखित सामग्री के आधार पर भी यानी जो भी लिखित सामग्री होती थी उसके आधार पर भी हमें यानी ये पता लगा लेते थे कि इतिहासकार कैसी भावना रखते थे, कैसे उनके विचार थे। तो ये है मुख्य स्रोत। इसके बाद जैसे हमारी हेडिंग आती है बेटा कागज का मूल्य, यानी जो हमारा 700 से 1750 का समय काल चल रहा था, इस समय में कागज बहुत सस्ता हो गया था। तो सस्ता होने के कारण लोग
पांडुलिपि यानी कागज की पहले जो है पेड़ की छालों पर लिखाई होती थी। तो अब लोग क्या करने लगे, कागज के सस्ता होने से और जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया कि अब उनको कागज की जो कागज होता है कागज पर लिखने लगे, यानी पांडुलिपि होती है हाथ से। और इस कार्य को कौन करता था, लिपिक करते थे या नकल नवीस करते थे या सुलेख नवीस करते थे, यानी जिनकी लिखाई अच्छी होती थी वो इसकी प्रतियां बनाते थे। तो इतिहास जैसे धर्म ग्रंथ हैं, शासकों की आत्मकथा है, वृत्तांत हैं, संतों के धर्म उपदेश हैं, न्याय की प्रक्रिया है, प्रार्थना पत्र, व्यापार का हिसाब किताब, यानी इस तरह का जो लेखन कार्य है वो कागज पर किया जाने लगा। और जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि जो अतीत में है होती थी वो वृक्ष की पत्तों या उसकी पेड़ की छाल पर बनी होती थी, अब जो लोग हैं उसकी नकल उतार कर यानी कागज पर करने लगे थे। पांडुलिपि जैसे वास्तविक स्रोत को एकत्रित करने का कार्य उस समय के, यानी पांडुलिपि जैसे वास्तविक स्रोत को जो एकत्रित करने का कार्य है उस समय के व्यापारी, अमीर व्यक्ति, साहसी, नाविक, दार्शनिक, शासक, मठ और मंदिर इत्यादि करते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो पांडुलिपियां यानी बनाई जाती थी ये बड़ी कोमल और नाजुक होती थी, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए पुस्तकालय और अभिलेखागारों का प्रयोग किया जाने लगा ताकि इनको सेफ और सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद है पांडुलिपियां कागज पर उकेरे ग्रंथों का यानी उनका प्रयोग करना, उनको सुरक्षित रखना भी बहुत कठोर होता था क्योंकि ये नाजुक होती थी। तो उन दिनों में छापे खाने, आपको पता है कि प्राचीन समय में जो मध्यकाल समय में छापे खाने नहीं थे, इसलिए इनको नकल नवीस या सुलेख नवीस और लिपि की इनकी हाथ से प्रतियां यानी हाथ से इसको लिखते थे। अगर जैसे एक बात और इसमें आपने याद रखनी है, कई बार ऐसा भी होता था कि जो नकल नवीस और सुलेख नवीस या लिपिक होते थे बेटा, तो जब वे प्रतियां बनाते थे यानी उनकी कॉपियां बनाते थे तो कॉपियां उतारते समय उनको कई बार कोई भी शब्द समझ में नहीं आता था, तो वे अपने दिमाग से यानी अपनी ओर से उस शब्द को लिख देते थे। उनको लगता था कि यहाँ पर ये शब्द आना चाहिए, तो शब्द जब वे अपने हिसाब से लिखते थे तो उसका अर्थ बदल जाता था। अर्थ बदलने से यानी वो सारी आप ही देखें कि जब किसी चीज़ का अर्थ बदल जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही जब दूसरा कोई नकल नवीस उसकी उतारता था तो ऐसा कोई और शब्द हो जाता था, क्योंकि वे नाजुक होती थी, कागज पर बनी हुई होती थी, तो लंबे समय तक चलने के कारण जो धुंधली हो जाती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि शब्द समझ में नहीं आते थे। तो इसके बाद क्या होता था, फिर हम निष्कर्ष कैसे निकालते थे कि कई बार जब हम 4-5 जो प्रतियां होती हैं किसी किसी की लिखी हुई सभी को मिलाते थे, और मिलाने से जो निष्कर्ष यानी जो शब्द सभी में यानी लास्ट वाली में या सभी में एक जैसा अगर मिलता है तो उसको ठीक मान लिया जाता था और उसके आधार पर वह पांडुलिपि तैयार की जाती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।